दर्शकों नमस्कार। सेहत से जुड़ी हुई खबरों, सेहत से जुड़े हुए जो भी हमारे डिटेल्स होते हैं उससे हम लगातार आपसे चर्चा करते रहते हैं और आज इसी तरह से हम बात करेंगे एक ऐसे रोग पर जिसकी चर्चा आमतौर पर कोई करना नहीं चाहता। इसकी चर्चा वही करते हैं जो इस रोग से पीड़ित रहते हैं या फिर उनके कोई संबंधी, सगे संबंधी इस रोग से ग्रस्त रहते हैं। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं कैंसर की। एक ऐसा भयावह रोग जिससे आमतौर पर चर्चा करने से भी हर कोई बचता है। एक ऐसा रोग जिससे दुनिया में लाखों लोग हर साल मर जाते हैं। एक ऐसा रोग जो पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है जिससे मौतें सबसे ज़्यादा होती है। सबसे पहला रोग है हृदय रोग और दूसरा रोग है कैंसर रोग। और ख़ास तौर से एक ऐसा रोग जिसके बारे में बहुत भ्रम है, बहुत भ्रांतियां हैं और बहुत सारे मिथ को सुलझाना है। तो आज इसी उद्देश्य को लेकर हमारे स्टूडियो में इंदौर के जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सात्विक खड्डर जी मौजूद हैं। डॉक्टर सात्विक खड्डर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं राजश्री अपोलो में, और आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपना मेडिकल MBBS और MD किया है और फिर बाद में आपने विख्यात टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से अपनी आगे की डिग्री की है। तो ऐसे डॉक्टर सात्विक खड्डर आज हमारे साथ दर्शकों के चर्चा के लिए मौजूद है। डॉक्टर सात्विक, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्ते डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये जानने के लिए, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं कि उनको यही नहीं पता कि कैंसर होता क्या है और कैंसर होता है तो किसके पास पहले जाया जाए। तो आप बताइए क्या होता है कैंसर? देखिए, हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स हर सेकंड, हर मिनट जन्म ले रही हैं, वो बड़ी हो रही हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कि नॉर्मल सेल साइकिल जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे आपके सभी के शरीर में हर सेकंड, हर मिनट हो रहा है और ये बहुत ही रेगुलेटेड प्रोसेस है। बहुत अच्छे से हमारी बॉडी इस प्रोसेस को करती है। बट इस प्रोसेस में जब खराबी आ जाती है, कहने का मतलब जब सेल्स खराब होती है तो बॉडी या तो उसको रिपेयर कर देती है या उसको मार देती है और उसकी जगह नई सेल्स ले लेती है। बहुत ब्रीफ में बोलूँ तो बस इसी जो प्रोसेस में अगर खराबी आ जाए तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। तो अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई सेल खराब हो गई, हर सेकेंड हर मिनट हो रही हैं और वो खराब सेल बॉडी क्लियर नहीं कर पाई, या तो रिपेयर नहीं कर पाई या क्लियर नहीं कर पाई, तो वो जो खराब सेल है वो मल्टीप्लाई होती रहती है और इसी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को कैंसर कहते हैं। तो जब वो अनकंट्रोलेबली ग्रो कर रही है, बॉडी उसको क्लियर नहीं कर पा रही है, तो वो खराब सेल कैंसर का रूप ले लेती है। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं और बहुत कॉमन अगर हम कारण की बात करें, जैसे आपने कहा कि क्यों हो जाता है कैंसर, तो खान पान एक बहुत बड़ा कारण है। अल्कोहल का सेवन, तंबाकू का सेवन बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जेनेटिक कॉजेज़ बहुत होते हैं, एनवायरमेंटल कॉजेज़ बहुत होते हैं, लाइफस्टाइल कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं। मोटापा है, हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, व्यायाम नहीं करते हैं आजकल हम लोग। तो ऐसे बहुत से कारणों की वजह से कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक कारण की वजह से, या कोई एक फैक्टर नहीं है जो कैंसर का कारक है, इसमें बहुत सारे कारण हैं जो कैंसर होने के लिए उत्तरदायी रहते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये आ रहा है कि इन दिनों कैंसर की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। या तो ये अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, जागरूक हो गया है बंदा, या फिर ज़्यादा कैंसर होने लगा है। क्योंकि हम देखते हैं कि पहले इतने कैंसर के कारण इतने पेशेंट नहीं आते थे, अभी सुनने में आ रहा है कि कोई ना कोई परिचित, कोई ना कोई कैंसर से ग्रस्त है। तो क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ ऐसा कि कैंसर के पेशेंट ज़्यादा आने लगे हैं? तो देखिए, दोनों चीज़ें हैं। कैंसर का डिटेक्शन भी बढ़ा है और इंसिडेंस भी बढ़ा है, मतलब अब कैंसर हो भी ज़्यादा रहा है। अच्छा। डिटेक्शन इसलिए बढ़ा है क्योंकि जैसे आपने कहा कि पुराने ज़माने में उतना नहीं पकड़ में आता था, तो उस टाइम पे हमारे पास सुविधाएं उतनी नहीं थी कैंसर को पकड़ने की। अब आप देखेंगे छोटे से छोटी जगह पे भी CT स्कैन तो कम से कम रहता ही है। सही। तो जब मरीजों का CT स्कैन हो रहा है तो जो गांठें पहले एक्सरे में नहीं दिखती थी, अब वो CT स्कैन में पकड़ में आ रही हैं, तो कैंसर डायग्नोज ज़्यादा हो रहा है। साथ ही साथ इंसिडेंस भी बढ़ा है, मतलब कैंसर हो भी ज़्यादा रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगेन वही बात हो गई कि हमारा खान पान बहुत बदल गया है, बहुत से ऐसे इन्फेक्शंस अब होने लगे हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। हमारी लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं, डिटेक्ट भी अब ज़्यादा हो रहा है और इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। तो अब ये मान लें कि यदि कैंसर की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, कैंसर रोग ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने ये आ रही है डॉक्टर साहब कि मात्र एक ऐसा रोग है कैंसर जिसके बारे में भ्रम बहुत है।
इतनी सारी भ्रांतियाँ, इतने सारे भ्रम हैं। ये हमको पता है कि आपने जैसे बताया कि लाइफस्टाइल की वजह से होता है। अधिकांश लोगों को पता है कि अल्कोहल सेवन और कीटनाशक का उपयोग खेतों में, ये तमाम कारण है, प्लास्टिक पॉलीथीन का ज़्यादा उपयोग, तो इससे होता है कैंसर। लेकिन कई भ्रम भी हो गए, तो हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी भ्रांतियाँ, मिथ कौन कौन से हैं कैंसर के बारे में। बहुत सारे मिथ्स हैं और ये हमारा भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं कैंसर के लिए। तो कुछ 4-5 जो कॉमन मिथ्स हैं उन पे मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। सबसे कॉमन जो मिथ है, जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसको कैंसर हुआ है तो वे सोचते हैं ये तो लाइलाज बीमारी है। जी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर का इलाज संभव है, बहुत अच्छी तरह से संभव है, और कौन से स्टेज पे है कैंसर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इलाज बिल्कुल संभव है। दूसरा मिथ बहुत कॉमन है, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम उनको बोलते हैं कि बायोप्सी करनी पड़ेगी, तो ये एक तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिथ है कि बायोप्सी नहीं करवाते पेशेंट्स, कि ऐसा सोचना है या ऐसा बोलते हैं लोग जी। कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है। तो ये तो सबसे बड़ी भ्रांति है। और मैं ये कहना चाहूँगा, बायोप्सी तो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है कैंसर की, इनफैक्ट सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन है। बायोप्सी मीन्स वो किसी सेल को निकाल के माइक्रोस्कोप में देखना, बिल्कुल। सरल तो भाषा में कहें तो जो गांठ होती है तो उसको या तो पूरी तरीके से या फिर उसका छोटा सा टुकड़ा निकाल के जांच करी जाती है, और ये सबसे पहला स्टेप है कैंसर डायग्नोसिस में। इनफैक्ट अगर हम बायोप्सी नहीं करेंगे तो हम कैंसर का ट्रीटमेंट ही स्टार्ट नहीं कर सकते, पता भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि बायोप्सी से ही 100% कंफर्म होता है कि वो कैंसर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि बायोप्सी करने से कैंसर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि उसके बिना कैंसर का इलाज ही नहीं होता है। ऐसे ही बायोप्सी से संबंधित सर्जरी को लेके भी है। जब हम बोलते हैं पेशेंट्स को कि सर्जरी करनी है, तो भी लोग बोलते हैं कि नहीं सर सर्जरी करेंगे तो ऐसा सुना है कि छेड़ देते हैं कैंसर को तो वो फैल जाता है। तो इस तरह से कैंसर नहीं फैलता है। सर्जरी भी बहुत ज़रूरी इलाज है कैंसर का, और बहुत इंपॉर्टेंट इलाज है, बहुत बड़ा इलाज है सर्जरी कैंसर का, तो वो बहुत ज़रूरी है। फिर कीमोथेरेपी को लेके बहुत सारे ऐसे भ्रम हैं। जी जी। जब हम बोलते हैं कि इनको कीमो की ज़रूरत है आपके पेशेंट को, तो लोग कहते हैं कि नहीं, कीमोथेरेपी से हमने सुना है कि बॉडी जल जाती है, हाँ, असर खराब रहते हैं इसके। या मरीज बिस्तर पे पड़ जाता है, सूख जाता है, बॉडी को सुखा देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर में बहुत रिसर्च हुई है और लास्ट 20-30 ईयर्स में तो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च हुई है, जिसमें अब लेटेस्ट दवाइयाँ जो हमारे पास हैं, दवाइयों को देने का तरीका बदल गया है। जो कीमोथेरेपी से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, उल्टी होना या बाल झड़ना या कमज़ोरी होना, ये आज के ज़माने में ना के बराबर नगण्य हो गए। तो बहुत सेफ दवाइयाँ हैं, बहुत सेफ तरीके हैं उनको देने के। और ये जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो ऑब्वियसली उनमें भी डर होता है, बट जब हम उन्हें फर्स्ट साइकिल देते हैं तो ये सारे भ्रम उनके अपने आप चले जाते हैं। जब वो देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या 100 में से 1 या 2 लोगों को कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स डे केयर में कीमोथेरेपी लेते हैं, मतलब वो आते हैं, एडमिट भी होने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 घंटे या 4 घंटे जो भी ड्यूरेशन है उनकी कीमोथेरेपी का, वो लेते हैं और वो घर चले जाते हैं या अपने काम पे चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। तो बहुत सेफ तरीका है, बहुत ईजिली 90 to 95% केसेस में इसको ट्रीट किया जाता है। तो ये भी एक बहुत कॉमन मिथ है जो लोगों में है ट्रीटमेंट को लेके। सिमिलरली रेडिएशन को लेके भी लोगों में बहुत मिथ है कि रेडिएशन, जब हम बोलते हैं कि आपको रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, तो भी लोग बोलते हैं कि नहीं, रेडिएशन से भी स्किन जल जाती है। हमारे दर्शक रेडिएशन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, फिर उस पर हम रेडिएशन पे बात करते हैं। रेडिएशन है क्या? तो रेडिएशन भी एक तरह का ट्रीटमेंट है कैंसर के लिए। कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो 3 मेजर ट्रीटमेंट में हम डिवाइड करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट को। जैसा हमने बात करी, सर्जरी एक ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी या दवाइयों से एक ट्रीटमेंट है, और एक रेडिएशन। तो रेडिएशन को बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक कुछ इनविजिबल रेज होती हैं जिनकी मदद से हम पेशेंट्स के कैंसर को हम टारगेट करते हैं। वो इनविजिबल रेज से हम कैंसर की सेल्स को किल करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा सीटी स्कैन की जो मशीन होती है, उस तरह की ही कुछ मशीन दिखती है रेडिएशन की, और उसमें कोई ऐसा दवाई या ऐसा कुछ जलाने वाला जो लोगों में भ्रम है कि जला देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इनविजिबल रेज होती हैं, पेशेंट्स को पता भी नहीं चलता है। जैसे सीटी स्कैन तो ऑलमोस्ट सब जानते हैं, तो उसी तरह से बस उस मशीन में जाना होता है, लेटना होता है, और इनविजिबल रेज आती हैं। 5 से 7 मिनट का ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट्स घर चले जाते हैं। ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है। तो कोई शरीर का जलना या स्किन का जलना ऐसा कुछ नहीं होता है। कैंसर सेल्स पे वो इनविजिबल रेज होती हैं जो काम करती हैं। बहुत अच्छी बात है कि इसमें रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, दूसरी बहुत सारी ट्रीटमेंट जो पिछले सालों में नहीं थी वो अब आ चुकी हैं, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं बड़े सफलता से उसका इलाज कर रहे हैं। और
अब ये भी तय है कि कैंसर के साथ भी पेशेंट आराम से जीवित सालों तक रह सकता है। उस रोग को रहते रहते न कि हो सकता है पूरी तरह से न जाए वो रोग, लेकिन बिना किसी तकलीफ के उस रोग के साथ रह सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे मरीज़ को कभी ये संदेह हुआ कि मुझे कैंसर है या उसको थोड़ा सा एक तो उसके सामने समस्या रहती है कि पहली बार वो जाए किसके पास? क्या इनके अलग डॉक्टर होते हैं या सर्जन का काम क्या है, कैंसर सर्जन, कैंसर कीमोथेरेपिस्ट, उसके सामने कन्फ्यूजन की स्टेज होती है और जैसा जिसको उसको मिलता है वो उसी के साथ चला जाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर उसको सही तरीके का डॉक्टर नहीं मिलेगा तो उसका इलाज ही की शुरुआत ही। इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी एक डॉक्टर के थ्रू ट्रीटमेंट नहीं होता है जी। इसमें टीम ऑफ डॉक्टर्स इन्वॉल्व होती है जी। तो कैंसर स्पेशलिस्ट जो हम लोग की जो टीम रहती है, तो कैंसर स्पेशलिस्ट भी ब्रॉडली देखा जाए तो 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कैंसर सर्जन, जो मतलब सर्जरी करके कैंसर का इलाज करते हैं। फिर होते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि दवाइयों से कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। और तीसरे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, जो रेडिएशन की मदद से कैंसर की सेल्स पे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उससे कैंसर का इलाज करते हैं जी। तो ब्रॉडली ये 3 तरह के डॉक्टर्स होते हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। अब अगर आपको कोई भी कैंसर, अगर किसी को लगता है कि उनको कैंसर है, या मान लीजिए किसी जांच में फिजिशियन या सर्जन ने कराया, आपके डॉक्टर ने कराया और उसमें डिटेक्ट हो गया, तो आप इन तीनों में से किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, भले ही वो कैंसर सर्जन हो या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हो। वो आपको फिर गाइड करेंगे, क्योंकि ये भी जो डॉक्टर्स की जो होते हैं ये भी अकेले काम नहीं करते हैं, ये हमेशा हम टीम में काम करते हैं, क्योंकि हम तीनों को एक दूसरे की मदद लगती है कैंसर का सही इलाज करने में। तो अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है तो कैंसर सर्जन आपकी सर्जरी करेंगे। अगर आपको दवाइयों से कैंसर को ठीक करना है तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपके दवाइयों का ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर रेडिएशन की मदद से आपके कैंसर को ठीक करना है तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट उसको ठीक करेंगे। तीनों मिलकर टीम, वो डिसीजन रहता है, टीम डिसीजन होता है। तो ये तो तय है कि कैंसर अगर हो जाता है तो लाइलाज कतई नहीं है। हमारे बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर उनके मन में ये भ्रम है कि ये कैंसर हो गया तो हम सड़क पे आ गए, बहुत ज़्यादा इलाज में खर्च हो जाएगा, जीवन अब ख़त्म हो गया, ऐसा कतई नहीं है। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट, बड़ी इकोनॉमिक ट्रीटमेंट आ गई हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। एक और भी मिथ है, इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं कि 5-6 चीज़ें आती हैं कि जैसे खेतों में कीटनाशक बढ़ गए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि प्लास्टिक पॉलीथीन में हम लोग जो खाना खा रहे हैं उससे कैंसर होता है क्या। तीसरी बात ये कि हम लोग हेयर डाई लगा रहे हैं, रंग कर रहे हैं, क्या उससे कैंसर होता है। हम लोग खाने के किचन में जो मेटालिक बर्तन है उसमें खाना बनाना या एल्यूमिनियम के खाना बनाने, उससे कैंसर होता है। ये बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी मिथ्याएं, और व्हाट्सएप का दौर है, लगातार कुछ न कुछ मैसेज आता रहता है, तो इससे दर्शक आमतौर पर भ्रमित रहते हैं। तो क्या ये सब सही है? कुछ हद तक ये सही है। जैसा कि पेस्टिसाइड्स की बात करें, इंसेक्टिसाइड्स की बात करें, तो हाँ, उनकी वजह से काफ़ी कैंसर्स देखे गए हैं। और ये रिसर्च में भी प्रूव हुआ है कि जो हमारे एडल्ट्रेशन फूड का हो रहा है उसकी वजह से बहुत से कैंसर्स अब इंसिडेंस बढ़ रहा है। जी। माइक्रो प्लास्टिक्स की बात करें या घर में यूज़ होने वाले बर्तन की बात करें, तो वो रिसर्च अभी भी बहुत शुरुआती स्टेज पे है। बहुत क्लियर कट कैंसर की अगर बात करें तो एसोसिएशन नहीं देखा गया है, बट हाँ, अभी भी वो रिसर्च चल रही है। तो उसमें मैं ये नहीं कहना चाहूँगा क्लियरली कि क्या उससे कैंसर एसोसिएटेड है या नहीं है, बट माइक्रो प्लास्टिक्स से दूसरी बीमारियां जो हैं, हमारे हार्ट की, ब्रेन की बीमारियां, उन पे तो रिसर्च आ गई है। कैंसर की अभी भी उस पर रिसर्च चल रही है। एक और भ्रम आता है कि किसी के पेरेंट्स को कैंसर है तो वो तय जानते हैं, उस परिवार में रिश्ता नहीं करते हैं कि अरे इनके मदर को कैंसर था, फादर को कैंसर था, क्यों तो इनके बच्ची या बच्चे को कैंसर हो जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि कुछ लोग जो न तंबाकू खाते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न पान, उनको भी कैंसर हो जाता है। तो ऐसा क्या कोई कोरिलेशन आपस में बनता है कि सामान्य व्यक्ति को भी कैंसर हो गया और जो लगातार, जिसको बहुत सारे व्यसन है, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी कर ली? तो इसमें भी बड़ा संदेह और भ्रम है। तो देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की कि कैंसर किसी एक वजह से नहीं होता है, ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है। बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं किसी भी इंसान को कैंसर होने में। तो इनको हम ब्रॉडली 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं रिस्क फैक्टर्स को। एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, मतलब हम अपनी जीवन शैली में वो बदलाव लाके उन रिस्क फैक्टर्स को हटा सकते हैं, तो उससे हमें कैंसर नहीं होगा।
बट दूसरे रिस्क फैक्टर जो होते हैं जिनको बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल, मतलब हम जिनको बदल नहीं सकते। जी। तो ये जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इन वजह से उन लोगों को कैंसर होता है जो ना तो दारू पीते हैं, ना सिगरेट पी रहे हैं, ना तंबाकू खा रहे हैं, ना फैमिली में कुछ है, बट फिर भी हो रहा है कैंसर। जी। तो इन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो एज अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बॉडी के जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो उतने सक्षम नहीं रहते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर कैंसर्स ओल्ड एज में होते हैं। तो उम्र अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है और उसको हम बदल नहीं सकते। एज एज अपने आप में जैसे जैसे आप बड़े होंगे रिस्क कैंसर का बढ़ता जाएगा। फिर अगर आप मेल्स हैं तो कुछ कैंसर्स आप में ज़्यादा होने के चांसेस हैं, अगर आप फीमेल हैं तो कुछ कैंसर्स आप में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मेल्स में प्रोस्टेट ज़्यादा होगा। बिल्कुल, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में ही होता है तो मेल्स में कैंसर होगा। ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो फीमेल्स में ज़्यादा होता है, मेल्स में भी होता है बट रेयर होता है, बट फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए ये भी डिपेंड करता है कि आपका जेंडर कौन सा है। जी। फिर जेनेटिक्स जैसे आपने बात करी कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके परिवार में 2 या 3 लोगों को किसी एक तरह का कैंसर या एक ग्रुप ऑफ कैंसर्स है तो कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, हो सकता है कि आपकी फैमिली में वो रन करते हों, तो उसको आप बदल नहीं सकते। किस परिवार में आप पैदा हुए हैं तो वो आप बदल नहीं सकते, तो उस वजह से भी कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पे जो आपने बात उठाई थी कि फैमिली में अगर किसी को कैंसर है तो लोग रिश्ते नहीं करते, जी जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है भी तो भी इसका मतलब नहीं है कि उसको 100% कैंसर होगा ही। वो रिस्क हो सकता है आम किसी इंसान के कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा हो, 5% 10%। बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है कि 100% रिस्क होगा ही। तो ये सोशल स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। जी जी, उसके लिए बहुत से टेस्ट्स होते हैं, जेनेटिक टेस्ट हम लोग करते हैं। अगर वो म्यूटेशन आता है मान लीजिए किसी शरीर में, तो हम स्क्रीनिंग की मदद से उस व्यक्ति को हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम में डालते हैं। हर साल 2 साल में कुछ टेस्ट करते हैं, चेकअप करते हैं, जिससे ये देखते हैं कि कहीं कैंसर डेवलप तो नहीं हो रहा है, और अगर डेवलप हो भी रहा है तो हम उसको अर्ली स्टेज 0 या स्टेज 1 में पकड़ के हम उसको कंप्लीटली क्योर कर देते हैं। जी, तो ऐसा नहीं है कि कैंसर होगा ही होगा, रिस्क अगर ज़्यादा है तो हम स्क्रीनिंग की मदद से उनको डिटेक्ट भी करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने स्टेज की बात कही तो एक प्रश्न और निकल के आता है कि ये स्टेज 3 स्टेज 4 क्या चीज़ है, या स्टेज 4 क्या क्योरेबल है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है स्टेज 4 का, स्टेज 4 से भी उसकी जीवन उसका वापस लौटाया जा सकता है? इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। तो आमतौर पर ज़्यादातर कैंसर्स को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, स्टेज 1, 2, 3, 4। हर ऑर्गन की स्टेजिंग वैसे देखा जाए बहुत डीप में तो बहुत डिफरेंट होती है, बट मोटे तौर पर स्टेज 1 तब बोलते हैं जब गांठ बहुत छोटी साइज़ की हो और जिस ऑर्गन में है उसी के अंदर वो बहुत छोटा सा साइज़ हो और आसपास फैली हुई ना हो। स्टेज 2 में उसी गांठ का साइज़ या तो बढ़ जाता है वो, या फिर आसपास थोड़ी सी फैल जाती है, तब उसको स्टेज 2 बोलते हैं। स्टेज 3 में भी वो रहती तो उधर ही है ऑर्गन के आसपास, बट लिम्फ नोड्स जो ऑर्गन्स के आसपास, लिम्फ नोड नाम के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ तक चली जाती है, तब स्टेज 3 बोलते हैं। और स्टेज 4 को सामान्य भाषा में बताऊं तो जब वो उस ऑर्गन से निकल के शरीर में दूसरी जगह पे फैल गया, प्रविष्ट हो जाती है। मान लीजिए जैसे बड़ी आंत का कैंसर है, अब वो फैल के लीवर में चला गया या फेफड़ों में चला गया या हड्डियों में चला गया, तो उसको स्टेज 4 कैंसर कहते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ज़्यादातर स्टेज 4 कैंसर्स ट्रीटेबल होते हैं। अच्छा, क्योरेबल नहीं होते। क्योर का मतलब होता है जड़ से खत्म करना जी। तो ज़्यादातर स्टेज 4 कैंसर्स को हम क्योर नहीं कर सकते, कुछ स्टेज 4 कैंसर्स को हम क्योर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट ट्रीटेबल सारे कैंसर्स होते हैं। कहने का मतलब, ट्रीटेबल का मतलब ये होता है कि हम बहुत अच्छी तरीके से उस कैंसर को दबा के रख सकते हैं, सालों साल तक वो कैंसर दबा रह सकता है शरीर के अंदर दवाइयों की मदद से या और कुछ ट्रीटमेंट की मदद से, और पेशेंट्स एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ व्यतीत कर सकता है। इनफैक्ट आज के टाइम पे जितनी सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है, जितनी सबसे ज़्यादा दवाइयाँ आ रही हैं, वो स्टेज 4 कैंसर्स के लिए आ रही हैं। और उदाहरण के तौर पे मैं अपने खुद कुछ पेशेंट्स का उदाहरण देना चाहूँगा। फेफड़ों के कैंसर, लंग कैंसर, जो सबसे भयावह कैंसर आज से 10-15 साल पहले माना जाता था कि अगर किसी को लंग का कैंसर हो गया तो उसकी लाइफ 5 से 6 महीने ही है। आज हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो स्टेज 4 लंग कैंसर होते हुए भी 3 साल, 4 साल, 5 साल से सर्वाइव कर रहे हैं और आज भी वो हमारे फॉलोअप में आ रहे हैं। वहीं ब्रेस्ट कैंसर भी हो गया। स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर बहुत से बहुत 1.5-2 साल लोग बोलते, पहले होता था कि 1.5-2 साल से ज़्यादा आयु नहीं है, बट ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स 6 साल, 7 साल, 10 साल तक सर्वाइव कर रहे हैं, और ये स्टेज 4 कैंसर्स की बात कर रहा हूँ। वहीं प्रोस्टेट कैंसर जो मेल्स में होने वाला बहुत ही कॉमन कैंसर है, वो भी स्टेज 4 में जब डिटेक्ट होता है तो उसकी जो दवाइयाँ हैं उससे भी पेशेंट्स 6 साल, 8 साल, 10 साल सर्वाइव कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिन कैंसर्स की डायग्नोसिस होने के बाद आज से 20 एक साल या 15 साल पहले
हार्डली 5 महीने 6 महीने या साल भर लोग जी पाते थे, आज उन्हीं कैंसर्स के पेशेंट 5 साल 7 साल 10 साल भी सरवाइव कर रहे हैं। मतलब उनके जीवन के जीने के आसार रहते हैं, अच्छे से जी तो नॉर्मल लाइफ जीते हैं या परेशानी में रहते हैं? देखिए ज़्यादातर पेशेंट्स एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको हम बोलते हैं जी। क्योंकि ट्रीटमेंट पे होते हैं तो कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स रहते हैं जो मैनेजेबल रहते हैं और पेशेंट्स हमारे फॉलोअप में रहते हैं, तो वो ट्रीटमेंट हम मॉडिफाई करते हैं या उनको उस तरह से साइड इफेक्ट्स जो होते हैं उनको मैनेज करते हैं। बट बाय एंड लार्ज ज़्यादातर पेशेंट्स एक नॉर्मल गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड करते तो हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हालांकि कैंसर का रोग भयावह माना गया है, बहुत ज़्यादा खर्च भी हो जाता है, ये भी मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये बीमारी? अगर हम देखा जाए दूसरी बीमारियों से अगर हम कंपेयर करें तो एक्सपेंसिव है। तो वैसे तो देखा जाए दूसरी बीमारियां अलग हैं, तो किसी दूसरी बीमारी से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर बीमारी अलग होती है जी। बट हाँ फिर भी अगर देखा जाए जो रूटीन की जो हमारी बीमारियां जो बुखार सर्दी वगैरह रहती है तो उससे तो थोड़ा महंगा होता है इलाज, बट फिर भी भारत में अगर हम कैंसर का इलाज दूसरे देशों से कंपेयर करें तो 1/4 या 1/5 कॉस्ट पे ट्रीटमेंट होता है भारत इंडिया में। बड़ा सामान्य और सरल है, बहुत सामान्य इलाज है। और अच्छा जी। आजकल बहुत सारे सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है, मुख्यमंत्री राहत कोष से पेशेंट्स को मदद मिलती है, पीएम रिलीफ फंड से मिलती है, आयुष्मान भारत में मदद मिलती है। तो एक बेसिक ट्रीटमेंट आयुष्मान भारत या इन सब जो सरकारी मदद है उनसे हम काफ़ी पेशेंट्स का एक बेसिक ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, लेकिन एक प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट चलते चलते बच जाता है। वो प्रश्न ये है कि आमतौर पर इंदौर या भोपाल जैसे शहरों में जब कैंसर रोग होता है तो आदमी पेशेंट रुख करता है बड़ौदा, मुंबई और अहमदाबाद की तरफ या बड़े शहरों की तरफ। तो क्या इस रोग का इलाज हमारे इंदौर जैसे या भोपाल जैसे शहरों में नहीं है, या कम है, या सफलता कम है? तो ये भी बहुत कॉमनली हम लगभग रोज़ ही देखते हैं हमारे पेशेंट्स के साथ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जो भी इंदौर में भोपाल में जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, जिस भी तरह के कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े कॉलेजेस से ट्रेन होके ही आते हैं। सारी सुविधाएं आज के टाइम पे मध्य प्रदेश के भी सभी बड़े शहरों में उपलब्ध हैं, भले ही वो इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो। सभी क्वालिफाइड कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पे। स्कैन्स हैं, पेट स्कैन है, रेडिएशन की सुविधा है, सर्जरी की सुविधा है। भरोसा करने वाली बात है, जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल कैंसर डायग्नोस होता ही बाहर चले जाते हैं, भरोसा करने वाली बात है। सब स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं और हम सभी पेशेंट्स को ये भी बोलते हैं कि आप इसको इस तरह से देखिए कि जब आप दूसरे शहर जाते हैं तो आप अपने साथ 3-4 लोगों को लेके जा रहे हैं, तो वो खर्च जो है लोग नहीं काउंट करते हैं कि 3-4 लोग जो आपके साथ जा रहे हैं वो भी अपना व्यवसाय, अपना ऑफिस, अपना जॉब, अपनी दुकान छोड़ के जा रहे हैं, तो वो भी एक लॉस हो रहा है। बाहर रह रहे हैं, होटल में कमरा लिया है, कहीं पे भी कमरा लिया है, बाहर खाना पीना कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भरोसा रखें। हाँ, आपके शहर में स्थानीय तौर पर शहर में रहते हुए आपका खर्च भी बचता है, घर में रह के और सक्सेसफुल इलाज है। सक्सेसफुल इलाज, क्योंकि जो कैंसर ट्रीटमेंट के जो गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। आप ट्रीटमेंट कहीं पे भी कराएं, इलाज सेम होने वाला है। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर सात्विक खड्डर आज हमारे साथ थे। इन्होंने बहुत अच्छी सूचनाएं दी एक ऐसे रोग के बारे में जिससे आमतौर पर हम चर्चा भी नहीं करते, भयावह मानते हैं। हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं वो तय जानिए कि कैंसर बिल्कुल भयावह रोग नहीं रह गया है इन दिनों, और ऐसी इलाज, ऐसी चिकित्साओं के तरीके आ गए हैं जिससे कैंसर जैसी भयावह माने जाने वाली रोग को हम अच्छी सफलतापूर्वक लड़ सकते हैं, उससे जीवन यापन कर सकते हैं। और हम एक अपने भ्रम निकालते हैं, बहुत सारे भ्रम भी थे जो डॉक्टर साहब ने क्लियर किए। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।